कहानी सेवा का शौक। हर ज़माने के अपने शौक होते हैं, अपना फैशन होता है। किसी वक्त सूट बूट टाई पहनने का फैशन था, अब खादी पहनना फैशन में शुमार हो गया है। किसी ज़माने में भारत के रईसों को अंग्रेज अफसरों को पार्टियां देने का शौक था, अब उन्हें समाज सेवा का शौक हो गया है। किसी वक्त गरीबी पर हंसना फैशन था, अब गरीब के प्रति सहानुभूति प्रकट करना फैशन बन गया है। हमारे ज़माने में रईसों के लिए समाज सेवा एक नया शौक है और इत्र फुलेल से महकते, रंग बिरंगे कपड़ों में चमकते शौकीन खुशहाल लोग फुर्सत निकालकर सिनेमा देख आते हैं और समाज सेवा कर लेते हैं। जैसे हीरे की अंगूठी इनकी अंगुली की शोभा बढ़ाती है, वैसे ही समाज सेवा इनकी प्रतिष्ठा को जरा चमकदार बनाती है। पंडित माता दीन भी शौकीन आदमी थे। उन्होंने परखा कि रईसों में समाज सेवा का शौक पैदा हो गया है, तो शौकीन आदमी के नाते उन्हें पीछे रह जाना पसंद ना आया और उन्होंने तय किया कि अब अपने गांव की सेवा करनी चाहिए। पंडित जी की 7 पीढ़ियां गांव में ही जन्मी और गांव में ही दफनाई गई थीं। पंडित जी का जन्म भी गांव का ही था, लेकिन इस मामले में मतभेद था कि वे कहाँ दफनाए जाएंगे। वे 9 महीने शहर में और 3 महीने गांव में रहते थे, और अगर कबीर की मिट्टी की तरह पंडित जी की मिट्टी को लेकर शहर और गांव वालों में खींचतान शुरू हो गई तो शहर का हक ज़्यादा वजनदार पड़ जाएगा। पंडित जी उस गांव के 7 पीढ़ियों से मालिक थे और उस इलाके में उनका सालों का लेन देन था। हजारों एकड़ जमीन थी। गांव की कमाई को वे शहर में बैठकर खाते थे। तो पंडित माता दीन ने समाज सेवा यों शुरू की कि अपने गांव में पाठशाला खुलवा दी। अपने ही विशाल मकान के बरामदे में स्कूल बना दिया। एक दिन गांव के लोगों की सभा करके उन्होंने समझाया कि तालीम बड़ी ज़रूरी चीज़ है। खुद उन्होंने गांव को जल्दी ही शिक्षित बना लेने का फैसला कर लिया है। वे दूसरे दिन शहर चले गए। वहां उन्होंने अपना नाम और काम अखबारों में छपाया। तब शिक्षक की तलाश करने लगे। समाज सेवा किफ़ायत से करनी चाहिए, यह ज्ञान उन्हें अपने पुरखों से ही मिल चुका था। इसलिए वे कम वेतन पर मास्टर ढूंढ रहे थे। उन्होंने स्लेटें, पेंसिलें, किताबें खरीदी। अब उन्हें एक आदमी की और ज़रूरत थी, लेकिन यह चीज़ तो बड़ी सस्ती और बहुतायत से मिलती है। कभी कभी पुस्तकें तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, लेकिन आदमी आप चाहे जितने खरीद लीजिए, फुटकर या होल लाट, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, लेकिन यही एक चीज़ है जिसकी कीमत घटती जाती है। रामनाथ नामक 16-17 साल का एक लड़का पंडित जी को मिल गया। रामनाथ के पिता की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी थी। वह विधवा माँ और विवाह योग्य बहन का भार माथे पर रखकर सफ़र पर चल पड़ा था। मैट्रिक पास की ही थी कि पिता चल बसे। तब से यहाँ वहाँ नौकरी करके 3 पेट भर रहा था और 3 तन ढांक रहा था। पंडित जी रामनाथ को 20 रुपये माहवार पर मास्टर बनाकर गांव ले आए। उसने कहा कि वह कुछ समय उनके ही घर पर रहे, फिर धीरज से अपनी बहन और माँ को बुला ले। रामनाथ पंडित माता दीन की हवेली में ही रहने लगा। उन्हीं के रसोई घर में खाना खाने लगा। स्कूल खुल गया, लड़के पढ़ने लगे, रामनाथ पढ़ाने लगा। वैसे उसकी उम्र पढ़ने की थी, लेकिन वह खुद पढ़ा रहा था। असमय में उस मासूम लड़के पर प्रौढ़ता आ गई थी। मुसीबत में शायद यह गुण है कि वह बच्चे को भी बुजुर्गों जैसी गंभीरता और दानाई दे देती है। यह बालक रामनाथ 16-17 वर्ष का था, परंतु जहाँ मौत को रोज टालते जाना ही जिंदगी का मतलब रहता है, वहाँ उम्र को नापते चलने वाला वर्ष जरा पास पास कदम रखता है। इसीलिए वह बच्चा भी ढलती उम्र का सा लगता था। कभी कभी उसका बचपन उमड़ पड़ता और वह पंडित जी के बच्चों के साथ आंगन में खेलने लगता। कभी वह उनमें से किसी का घोड़ा बन जाता, कभी लुका छिपी खेलने लगता और कभी कभी चांदनी रात में
आंगन में बैठकर उन्हें आसमान की कहानियां सुनाता कि जो तारे आसमान में दिखते हैं वे देवताओं की आंखें हैं जिनसे वे धरती को देखते हैं। घर के अन्य लोगों को यह अनचाहा अतिथि बहुत अच्छा ना लगा। पहले हफ्ते में भोजन के लिए यों पुकारा गया, मास्टर साहब भोजन कर लीजिए। दूसरे हफ्ते में गृहिणी कहने लगी, मास्टर खाना खा लो। तीसरे सप्ताह में वह बोली, मास्टर टाइम से खाना खा लिया करो, पुकारना पड़ता है। चौथे सप्ताह सबके खा चुकने पर उसे खिलाया जाता और पांचवें सप्ताह यह स्नेह और सम्मान की यात्रा इस मंजिल पर पहुंची कि गृहिणी ने महाराजिन से कहा, बासी रोटी मास्टर को क्यों नहीं दे देती। 8,000 वर्षों की संस्कृति के बोझ से दबे हुए इन कुछ लोगों के घरों का यही हाल है कि जो त्याज्य है, अपवित्र है, हानिकारक है, वही अतिथि के लिए है। बाजार में पूजा की सड़ी गली छोटी और सस्ती सुपारी खाने की सुपारी से जो अलग मिलती है, उसके पीछे यही फिलॉसफी तो आधार रूप है कि सड़ा गला जो है वह धर्म और परमार्थ के लिए है। पूजा की सुपारी वह सड़ी सुपारी है जो खाने के काम ना आ सके। खैर, रामनाथ स्थिति के और बिगड़ने के पहले ही अपनी बहन और माता को ले आया। एक छोटे से घर में वे तीनों प्राणी रहने लगे। अब रामनाथ की मनोदशा और भी बिगड़ गई। गरीब आदमी के घर में कला और संस्कृति की बातें नहीं होती। भूखे की कला और संस्कृति और दर्शन पेट के बाहर कहीं नहीं होते। रामनाथ जब घर आता तो माता अपना दुखड़ा रोती। कभी देखता बहन के पास साड़ी नहीं है, फिर माँ बेटे में उस लड़की की शादी की समस्या पर चर्चा होती। रोना रोते रोते तीनों प्राणी सो जाते। सवेरे फिर रामनाथ माँ को देखता और बहन को देखता और उसके माथे में शूल चुभने लगता। कुछ खा पी कर पढ़ाने चला जाता तो वहाँ भी चिंता उसके मन से निकलती नहीं। दर्द अगर तनिक देर को आंखों में आए तो हर्ष की फुहार उसकी खरोंच को धोकर साफ कर देती है। लेकिन जहाँ वर्षों से दर्द आकर बस ही गया हो, उन आंखों का रंग ही बदल जाता है, उनसे दर्द जैसे उमड़ता रहता है। ऐसा ही मुख था इस रामनाथ का। ऐसी ही वे आंखें थीं जो मानो स्वयं ही इस दर्द से भयभीत हों भीतर घुसती जाती थीं। और एक दिन शाम को पंडित जी के बच्चों में खबर फैल गई कि कल शाम को मामा आने वाले हैं। सब बच्चे नाच उठे। रात को चांदनी की छाया में जब सब बच्चे बैठे तो मामा की ही बातें होती रहीं। मुन्नी बोली, मास्टर साहेब बहुत अच्छे मामा हैं हमारे लिए मिठाई लाएंगे। सुरेश बोला, हमारे लिए भी मिठाई लाएंगे। रमेश और आगे बढ़कर बोला, हमारे लिए रेलगाड़ी लाएंगे। मुन्नी ने पूछा, मास्टर साहब तुम्हारे लिए क्या लाएंगे। रामनाथ इस प्रश्न से अचकचा गया। कोई उसके लिए भी कुछ लाएगा, यह आशा उसके हृदय से कब की निकल चुकी थी। इस बच्ची ने उसे जगा दिया। रामनाथ को लगा कि सचमुच मामा उसी के आ रहे हैं और उसने एक क्षण में तय कर लिया कि उसे क्या चाहिए। वह बोला, रुपया लाएंगे। बच्चे इस उत्तर से कुछ विशेष प्रसन्न हुए। वे उम्मीद कर रहे थे कि वे हवाई जहाज जैसी किसी चीज का नाम लेंगे, पर वे तो बहुत मामूली चीज चाहते हैं। दूसरे दिन पंडित जी के साले आए। उनका नाम डॉक्टर योगेंद्र नाथ था। वे यूरोप के कई देश घूम चुके थे। अमेरिका से एक तो डॉक्टर की डिग्री ले आए थे और एक मैम लाए थे। लेकिन एक आदमी के पास डिग्रियां चाहे 2-4 रह लें, पर स्त्री 2 नहीं रह सकती, सो एक को जाना ही था। और गोरी बीबी के सामने काली बीबी टिक नहीं सकती। वह 20 बिस्वा के कान्य कुब्ज की कन्या अपने मायके चली गई, पर उसके ही भाग्य से साल भर बाद ही विलायती बीबी की मृत्यु हो गई और वह फिर बुलाई गई। डॉक्टर साहब बड़े प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। वे आगरा के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। दूसरे दिन जब रामनाथ पढ़ाने आने लगा तब माँ ने उसे पुकार कर कहा, बेटा पंडित जी से कुछ रुपये मांग लाना, आज बिल्कुल आटा नहीं बचा, दाल भी नहीं है, 10-5 रुपये पेशगी ले आना, अगले माह में काट लेंगे। रामनाथ ने कहा, माँ मुझसे ना मांगा जाएगा, उनके यहाँ मेहमान आए हैं। माँ बोली, अरे तू तो पगला है, एक तरफ बुलाकर धीरे से कह देना, ज़रूर ले आना मेरे बेटा, नहीं तो देख बड़ी अड़चन पड़ेगी। और सुन रे रामनाथ, अगर हम लोग इस कमला की शादी करने लगे तो थोड़ी मदद तेरे ये पंडित जी कर देंगे ना। थोड़ा थोड़ा अनाज गांव वालों से ले लेंगे, इतने में निपट जाएगी। इस लड़की का ठिकाना पड़ जाए तो मेरी छाती का बोझा उतर जाए। ऐसे ही वह दुखियारी माँ कहती रही, पर रामनाथ कुछ सुनकर कुछ
अनसुनी करके चल दिया। इधर डॉक्टर साहब को जब मालूम हुआ कि पंडित जी ने एक ग्रामीण पाठशाला खोल रखी है, तो एक शिक्षा शास्त्री के नाते उसमें दिलचस्पी लेना उन्होंने अपना फर्ज समझा। वे पंडित जी के साथ बरामदे में आकर खड़े हो गए। थोड़ी देर तक देखते रहे, फिर बैठक में जाकर माता दीन से बोले, जैसी आपकी पाठशाला है वैसी अगर सारे देश में हो जाएं तो यह देश बहुत जल्दी बर्बाद हो जाए। पंडित माता दीन को एक धक्का सा लगा। पूछने लगे, क्यों, क्या बात हो गई ऐसी? भाषण की शैली में डॉक्टर साहब बोले, आपका मास्टर बिल्कुल बेकाम है। देखते नहीं कैसा मनहूस सा पढ़ाता है, कितना निर्जीव है। जेम्स एडम्स ने कहा है कि शिक्षक को हंसते हंसते खुशी खुशी पढ़ाना चाहिए, और रूसो का कहना है कि जो शिक्षक हंसते हुए नहीं पढ़ाता उसके विद्यार्थी हीनता की भावना वाले, चरित्रहीन और निराशावादी होते हैं। सभी विचारकों का मत है यह मास्टर तो बिल्कुल काबिल नहीं है, उसको कहो कि वह हंसते हुए पढ़ाए। पंडित जी को शिक्षा शास्त्री की बात ठीक लगी। उन्होंने रामनाथ को बुलाया। उस समय वह सोच रहा था कि कब और कहाँ एकांत में पंडित जी को बुलाकर पैसे मांगेगा। रामनाथ से पंडित जी ने कहा, देखिए मास्टर साहब, डॉक्टर साहब का कहना है कि आपका पढ़ाने का ढंग गलत है। आप जानते हैं मैं इसे एक आदर्श पाठशाला बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का कहना है कि आप हंसते हुए पढ़ाया करिए। फिर डॉक्टर साहब ने भी उसे एक लंबा भाषण दिया। वह जी हाँ कहता हुआ सुनता रहा। भयभीत सा वह कमरे से निकलकर कक्षा में आया। उसने लाख चेष्टा की, पर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था वैसा कर ना पाया। स्कूल बंद करके घर पहुंचा, तब उसे याद आया कि पंडित जी से रुपये नहीं मांगे। आशा में बैठी माँ ने जब पूछा तो संक्षेप में नहीं कहकर वह खाट पर पड़ गया। ममतामयी माँ उसके पास जाकर बोली, क्यों, कैसे लेट गया बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है माँ, वह बोला। तो फिर तू कैसा अनमना सा पड़ गया? मैंने कितनी बार कहा कि बेटा चिंता मत किया कर, देख तो तू कैसा सूखता जा रहा है। अरे भगवान सबका है, जो सबकी रखवाली करता है वह हमारी भी चिंता कर लेगा। रामनाथ बोला, माँ अब मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हो गया, कुछ कहा उन लोगों ने? माँ ने चिंता से पूछा। रामनाथ बोला, माँ पंडित जी के साले ने पंडित जी से कह दिया है कि इसे पढ़ाना नहीं आता, कहते हैं हंसते हंसते पढ़ाना चाहिए। मुझसे दोनों ने कहा कि पढ़ाना हो तो हंसते हंसते पढ़ाओ। माँ ने कहा, तो बेटा इसमें क्या मुश्किल है, तू दिन भर हंसते हुए पढ़ाया कर, हंसने में क्या है? रामनाथ ने दीनता से कहा, तू समझती तो है नहीं माँ, मुझसे हंसते नहीं बनता, मैं हंस ही नहीं सकता। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, हंसना भी कोई मुश्किल बात है, देख मैं हंसकर बताती हूँ। और यह वृद्धा माँ मुंह व आंखों को विस्फारित करके हंसने की चेष्टा करते करते फफप कर रोने लगी। उसने बेटे को चिपका लिया और हंसने की चेष्टा में दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। फिर कुछ खा पी कर सो रहे। दूसरे दिन कड़ा जी करके रामनाथ पढ़ाने गया। थोड़ी देर बाद पंडित जी और डॉक्टर साहिब फिर आकर खड़े हो गए। रामनाथ और भयभीत हो गया। पंडित जी ने कहा, मास्टर साहब आप कल की बात भूल गए? डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि आप हंसकर पढ़ाया करिए। रामनाथ ने जी हाँ कहा और काम में लग गया, पर वह वहां से भाग जाना चाहता था। हंसी कोई ओठों और मुंह की प्रक्रिया होती तो वह हंस देता। पंडित जी ने जब देखा कि मास्टर साहब अभी भी ठीक रीति से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जरा रोष में आकर बोले, आप भी अजीब हैं, रौनी सूरत बनाए हैं, आपको हंसने में भी शर्म आती है। रामनाथ से अब बर्दाश्त ना हो सका। उसके सब्र का बांध टूट गया और वह रो पड़ा। डॉक्टर साहब पंडित जी को बैठक में ले गए और बोले, यह आदमी इस काम के बिल्कुल लायक नहीं है, बच्चों का भविष्य इसके हाथों मत बिगड़वाइए। देखो कैसा रो पड़ा, इसे अलग कर दीजिए। कल मैं शहर जा ही रहा हूँ, एक अच्छा मास्टर भेज दूंगा। शाम को रामनाथ जवाब पा गया। तीसरे दिन सवेरे अपनी गृहस्थी गाड़ी पर लादे, सिर पर एक गठरी रखे रामनाथ, उसकी माँ और बहन गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे। गांव छोड़कर कहीं पेट भरने की चिंता में जा रहे थे। कुएं पर एक स्त्री ने पूछा, क्यों माँ, क्या गांव छोड़कर जा रही हो? हाँ बेटी, यहाँ का इतना ही दाना पानी था,
माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। क्यों, यहीं क्यों ना रही माँ जी? दूसरी ने पूछा। वृद्धा ने जवाब दिया, बेटे को नौकरी से अलग कर दिया। वे पूछने लगी, नौकरी से अलग क्यों कर दिया माँ? उससे कहते हैं हंसो, और हम दुखियारों से क्या हंसा जाता है बेटी? तो अब कहाँ जाओगी माँ? स्त्रियों ने सहानुभूति से पूछा। क्या बताऊं बेटी, कहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे जहां रोने वालों को भी रोटी मिलती हो। आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी द्वारा विरचित कहानी सेवा का शौक। सुनने हेतु शुक्रिया, धन्यवाद।